नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस तारीख का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो तारीख है 25 अप्रैल 2021। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेट 2021 का जो आयोजन है वो इस तारीख को होने वाला है। तो आप भी पिछले करीबन 1.5 साल से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे कि कब यह रीट की आयोजन होगा, कब उसकी परीक्षा होगी, कितनी तैयारी करें। खूब सारा समय लिया है आपने भी और सरकार ने भी। चलिए, बहुत सारी परिस्थितियाँ रही होगी, हम उस पर नहीं जाएंगे। चलिए, फाइनली रेट 2021 का जो फाइनल जो डाटा है वो क्लियर हो गया है और पाठ्यक्रम भी वापस क्लियर हो गया है कि क्या पाठ्यक्रम उसमें जोड़ा गया है, क्या उसमें हटाया गया है। और मैथ्स की अपन चर्चा करें रेट 2021 के लिए, तो उसमें जो पाठ्यक्रम जो था, मैंने जो उसको बहुत ही गहरे के साथ उसका अध्ययन किया है। पिछला जो पाठ्यक्रम था 2017 का और जो अभी जो उन्होंने जो अभी घोषित किया है 2021 के लिए, उन दोनों पाठ्यक्रमों की जो तुलना की है तो उसमें बहुत ही कोई विशेष अंतर नहीं है। केवल एक टॉपिक जो है वो यहाँ से हटाया गया है। कौन सा है? साझा। मैंने देखा है केवल साझा जो है उसको उस पाठ्यक्रम से हटाया गया है। लेकिन अपन जब इसको गहराई से अगर हम देखें तो जब अनुपात और समानुपात जो टॉपिक अपने इस रीट में शामिल है तो ये साझा जो है वो कोई अलग से नहीं, उसी में काफ़ी सारे प्रश्न उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब ये पाठ्यक्रम में उन्होंने हटाया तो अपन एक ऊपरी तौर पर इसको देखेंगे। जो पर्टिकुलर डायरेक्ट जो सवाल है साझा का वो प्रश्न इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें हल्का सा इसकी और नज़र भी डालनी पड़ेगी। तो हम जो नया जो जुड़ा है एक बार उस पर भी अपन नज़र मार लेते हैं। उसके बाद में फिर अपन आज का वीडियो शुरू करेंगे। और जो नए जो साथी है जो इस चैनल से अभी जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे जो साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। वैसे आपको एक बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेज है जो अपने मैथ्स की क्लासेज चलाते हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल बने हुए हैं। मैंने उनको काफ़ी सारा बहुत ही गहराई से देखा है, लेकिन सभी जो मैंने देखा मैथ्स में पता नहीं क्यों सभी के सभी ज़्यादातर शॉर्टकट के पीछे ही घूमते रहते हैं। बच्चों को अधिकतम शॉर्टकट्स बताते हैं, इतने शॉर्टकट उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं कि शायद उनका दिमाग खुद शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और परीक्षा में जब वो प्रश्न हल करने बैठते हैं तब उनको यही समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा शॉर्टकट इसमें यूज करें। तो भाइयों, मैं जो इस जो चैनल आप जो इस पर आप जुड़े हो बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपको संतुष्ट करूंगा कि मैं इसमें आपको अधिकतम जो बेसिक जो चीज़ें हैं उन्हीं से अपन लेते हुए प्रश्नों को अपन हल करेंगे। शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता कि शॉर्टकट कोई काम के ही नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हैं जो हमारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। बहुत ही कम समय में हम प्रश्नों को उनको कर सकते हैं। तो वैसे शॉर्टकट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि इस प्रतियोगी परीक्षा में आप समय की वजह से पीछे रह जाए, बाकी जो है वो शॉर्टकट्स की वजह से फटाफट प्रश्न करके आगे बढ़ जाए और अपन पीछे रह जाए। तो बिल्कुल ये भी नहीं है। लेकिन बहुत अधिक मैंने देखा कि इतने अधिक शॉर्टकट्स ज़्यादा वो बताते हैं कि बच्चे सच में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज होने के बाद तो फिर क्या है, जब आपके पास भले 1 मिनट में अगर प्रश्न करना उसकी बजाय अपन अगर 1.5 मिनट में प्रश्न अगर सही करें तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए। हर प्रश्न का हम शॉर्टकट तभी यूज अच्छा कर पाएंगे जब अपने पास उसका बेसिक हमें पता हो कि इस प्रश्न को अगर मान लो हम शॉर्टकट भूल भी जाएं तो अगर हमारे पास बेसिक होगा तो हम उससे प्रश्न के आंसर तक अपन पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस चैनल से जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, रामात मैथ्स क्लासेज को, और लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे कि सिलेबस में जो नया जो जुड़ा है वो इस बार जो जोड़ा है उन्होंने, एक तो जोड़ा है उन्होंने भिन्न, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने जोड़ा है समतलीय आकृतियां, उसमें जो है बहुभुज वो जोड़ा है। बहुभुज जो है वो कक्षा 8 में है। कोई विशेष बड़े बहुभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज उनके हमें कोई उनके क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करने नहीं है। उनके बारे में सामान्य से जानकारी है कि जो बहुभुज है उनमें कितनी भुजाएं होती है, या जैसे उनके अंतःकोणों का योग कितना है, या उनका बहिष्कोणों का योग कितना होगा, या उनका जो अपन प्रत्येक अंतःकोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उस बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ बताऊंगा, किसी भी पॉइंट को अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तीसरा जो जोड़ा है इसमें वो जोड़ा है उन्होंने समतलीय आकृतियों का परिमाप। तो इनका परिमाप ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जब एक भुजा दी हुई है तो उसके अपन के चारों तरफ का माप अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा एक बिंदु उसमें उन्होंने ऐड किया है। और चौथा जो उन्होंने ऐड किया है वो किया है प्रायिकता। प्रायिकता वैसे कक्षा 8 और 7 में भी इन्होंने कुछ हल्का सा इन्होंने पाठ्यपुस्तक में हमारे आरबीएससी की बुक में जोड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से अपन देखें। लेकिन चूंकि आपके जो स्टैंडर्ड जो रहेगा पेपर का वो शायद सीनियर लेवल का रहेगा, तो सीनियर लेवल के लिए हमें जरूरी है कि कम से कम हमें कक्षा 10 के स्तर का हमें जो सामग्री है वो अपन को तैयार करनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रायिकता को भी पढ़ेंगे। तो प्रायिकता जो है वो कक्षा
9, 10 में भी दी हुई है, तो हम उन प्रश्नों को भी अपन हल करते हुए इस प्रायिकता के चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको, पहले हम उसकी बेसिक की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कक्षा 6, 7, 8 उनकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इन टॉपिक के जो प्रश्न हैं उन सारे ही प्रश्नों को अपन हल करेंगे, और प्रश्न भी वही करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बड़े प्रश्नों को अपन हल नहीं करेंगे, मतलब प्रश्न वैसे ही करेंगे जो आप कंपटीशन में अपन, मुझे लगेगा कि वो प्रश्न अपने परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम 8th के करने के बाद फिर हम 9, 10 के जो चैप्टर है जो अपने इस पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, तो उसको भी अपन बुक्स के अकॉर्डिंग करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये अब आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम की चर्चा के बाद अपन विषय पर आते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम का यूनिट में जो पहला जो यूनिट दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम का, वो दिया हुआ है घातांक। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना जो पहला जो टॉपिक है घातांक, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, उसकी बेसिक समझेंगे कि क्या घातांक क्या होती है, आधार क्या होते हैं, सारे उनके घातांक के नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो साथ में आपको एक सलाह एक और दूंगा, शायद बाकी वीडियो वो देते कि नहीं देते, मैं यह कहूँगा जब भी आप इस वीडियो को देखें तो साथ में आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप नोट करना चाहिए आपको, और उनको आप बार बार रिपीटेशन भी करना चाहिए ताकि आपके वो जहन में हर चीज़ रहे। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, जो लगे कि नहीं वैसे आप 10th तक काफ़ी पढ़ चुके हैं, घातांक वगैरह कोई भारी नहीं है, कोई कठिन नहीं है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको रिवीजन के लिए जरूरी है कि उसको बार बार अपन को उसको नोट करते रहना चाहिए, उसको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और मैथ्स तो है ही एक्सरसाइज पर निर्भर है, तो आप अधिकतम एक्सरसाइज करें, और कहीं भी आपको अगर समस्या आए तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, तो उसके मैं आपको उस समस्या का सॉल्यूशन भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि बेचा कमेंट्स लेट पढ़ें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे, मैं उसको शो करूँगा, तो आप उसमें जनरली मुझे मैसेज करके भी आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर घातांक। तो घातांक जो है उसमें हम सबसे पहले चर्चा करें कि ये घात क्या है, यानी जो किसी भी संख्या जो है उसके हम यहाँ पर जो संख्या आपको लिखी हुई जो दिखती है कहीं पर भी, तो वो कहलाती है इसकी घात। ये बिल्कुल सामान्य शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए ये जो मैंने लिखा है उसमें आप सीधा सा अर्थ है, जो नीचे जो इसकी संख्या जो लिखी हुई है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार यानी बेस। और ये जो इसके ऊपर जो लिखी हुई है इस तरह से कोने में, वो है इसकी घात, पावर। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सामान्य जानकारी हुई जो शायद सभी जानते हैं, यानी आधार और ये इसकी घात। अब इसको अपन गणित की भाषा में समझे कि इस घात का अर्थ है क्या। यानी किसी भी संख्या जो है, आधार जो है, उस आधार के ऊपर जितनी घात लगी हुई है, इसका अर्थ ये है कि ये जो आधार है उसका उतनी ही बार गुणा है। बहुत ही आसान भाषा में बताऊँ, मैं गणित की परिभाषा रूप में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमें परिभाषा नहीं लिखनी है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी 2 की घात 5 का अर्थ क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 जो है वो कितनी बार है? 5 बार। तब इसको हम बोलेंगे 2 की घात 5। यानी अब इसका अगर मान ज्ञात करने को कहे, ध्यान रखना कई बार हमें केवल इसका विस्तार रूप पूछते हैं, तो विस्तार रूप तो होता है ये इसका, और अगर इसका मान पूछे तो मान का अर्थ है हमें इनके क्या करना है, आपस में गुणा भी करना है। तो 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये हो गया 2 घात 5 का मान। बहुत ही आसान है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार हमको ये भी देखने को मिले, जैसे -3 इसकी घात है 4, इसका क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर आधार कितना होगा? आधार ध्यान रखें 3 नहीं होगा, इसका आधार तो क्या होगा? -3। ठीक है, और इसकी घात कितनी होगी? 4। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसमें जो ऋणात्मक जो निशान है, अगर चाहे वो आधार में भी हो सकता है, घात में भी हो सकता है। अगर घात में भी माइनस में निशान है तो हम घात जो है वो माइनस में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर ये विस्तार में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, चलिए एक और मैं आगे लिखूं। जब इसी का उल्टा, अगर कहीं पर ये ऐसे दिए हुए हैं जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब इसको हमें क्या बदलना कह सकते हो? इसके घात में बदलिए। तो हम घात में इसको कैसे बदलेंगे? बिल्कुल आसान है। कितनी है? 3 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 3 की घात 6।
अब देखिए मैं आपको ट्विस्ट बताता हूँ कि जो एग्जाम में जो आता है इस प्रश्न को ऐसा ना देकर वो उसको बिल्कुल थोड़ा सा घुमा के देगा। बहुत ही आसान दिख रहा है, इस प्रश्न को देखिए वो जो लिखेगा वो इस तरह से लिख सकता है, ये लिख दिया और उसने पूछा कि आप इसे घात में लिखिए। अब यहाँ पर चूंकि हम दशमलव भिन्न तो जानते हैं, लेकिन शायद दशमलव में तो एक ही बार दशमलव आता है, इतनी बार दशमलव नहीं आते। तो अब इसके हम घात में कैसे बदले, क्या इसका पॉइंट हटाएं और वो इसको भिन्न में बदले, क्या करें, बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। लेकिन ध्यान रखें ये जो डॉट है, इतनी बार अगर डॉट लगे हुए हैं तो गणित की भाषा में इसका अर्थ भी गुणा का निशान ही होता है, आप दिमाग में रखें। यानी मैं इसको चाहे इस तरह से लिखूं गुणा में, या इनके बीच में मैं इस तरह से डॉट लगाऊं, तो ये हमारे गणित में जो इसको भी क्या बोलते हैं, हम गुणा का निशान बोलते हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 3 की घात कितनी है, ये 6। दोनों का एक ही अर्थ है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर एक बार डॉट लगा हुआ तो इसका कोई जरूरी नहीं वो गुणांक के रूप में हो, वो दशमलव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक सामान्य से जानकारी कि घात और घातांक यानी बेस और जो पावर है उसकी क्या होती है, ठीक है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घातांक के कुछ जो नियम है आधारभूत, वो नियम कौन कौन से है जिसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए, उनको पहले से उनको करने से पहले एक इस तरह से भी प्रश्न आता है, जैसे 343 लिखा हुआ है, इसको घातांक में बदलिए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, अब इसको घात में कैसे बदले। इसमें बदलने के लिए हम जब ऐसे जो संख्या लिखी हुई आए, यानी हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी इनको घातांक में बदलना है सबसे पहले ध्यान रखें जहां तक संभव हो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। अब आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कुछ के दिमाग में कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं या अभाज्य संख्या होती क्या है। तो आपको जानकारी एक बार बता दूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्या है जो या तो जिसमें एक का भाग जाता है या उसके स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा उसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो कहलाती कौन सी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो कौन कौन सी है जो हमारे जो जरूरत पड़ती है लगभग, तो वो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी यहाँ तक की हमें अधिकतर आवश्यकता पड़ती है। तो हम जो करेंगे, क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी हम इन संख्याओं का भाग देते हुए इनके अभाज्य गुणनखंड करने। अब कई बार अब ये आता प्रश्न ये आता है, ध्यान रखें, तो जैसे इसको जैसे आधार पहले से वो बता दें कि आपको जैसे 9 के आधार में बदलना, जैसे ये तो संख्या चलो 9 से नहीं होगी विभाजित, जैसे 729 एक प्रश्न दिया हुआ है 729, हमें क्या करना है, इस 729 को उसने अगर कह दिया, केवल अगर कहे कि इसको घातांक रूप में बदलो, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ये 729 किससे विभाजित होगा, देखो 2 से तो नहीं हो सकता है, किससे होगा, 3 से। तो 3 से हमने विभाजित किया, 3 दूनी 6, 4, 3, वापस 3 से किया, 8 किया 24, 1, वापस 3 से किया 27, वापस 3 से किया 9, वापस 3 से किया 3 और 1, यानी कितने बने, देखो, यानी ये बने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 3 की घात 6, ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये आ सकता है इसकी जगह कि इसको एक ऐसे घातांक में बदलो जिसका आधार 9 हो। इसका आधार कितना होना चाहिए, 9। यानी उसने प्रश्न में पहले से ही हमें ये पूछ लिया है कि हमें इसको 3 के आधार में न बदल के किसके आधार में बदलना है, हमें 9 के आधार में। तो हमें 9 को पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो 729 है उसके अभाज्य गुणनखंड तो करना है, लेकिन 9 तो अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो हम इसके क्या करेंगे, केवल गुणनखंड करेंगे। और लेकिन किससे करेंगे, अगर 9 है तो 9 का भाग दे देंगे, 9 से 72 कैसे हो गए, 9 का वापस लिए 9, 9, 9, यानी अगर इसको हम 9 के आधार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगी, 9 की घात कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 3, ये हो जाएगी 9 की घात 3, ठीक। यानी हम घातांक में किसी भी रूप में हम बदल सकते हैं। जब अगर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आप याद रखें कि हमें उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही उसको गुणनखंड करके फिर हम उसको घात में बदलेंगे। और अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है
कि हमें उसका आधार 9 रखना है या 7 रखना है या 5 रखना है या 10 रखना है, तो हम उसी आधार पर उनको बदलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ हो 625 और नीचे लिखा हुआ है 32, जैसे ये, अब इसको घात में कैसे बदलेंगे? तो बिल्कुल वही तरीका, पहले 625 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इससे भाग होगा 5 का दे दिया 125, वापस 5 का दिया 25, वापस 5 का दिया 5 और ये 1, यानी कितने हो गए ये 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। उसी तरह से 32 के करें तो 32 के क्या होंगे? देखो 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1, यानी कितनी बार हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये तो बन गई 5 की घात 4 और ये हो गई 2 की घात 5। ठीक है, बहुत ही आसान है, यानी हमें कुछ भी नहीं करना है, उनके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़े, एक प्रश्न और लेते हैं, इससे भी अच्छा। अगर मुझे 100 को घातांक रूप में लिखना है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो 100 के अभाज्य करें। ये 100 के अभाज्य किए, 2 का भाग दिया 50, वापस 2 का भाग दिया 25 और 5 का भाग दिया 5 बार, वापस 5 का भाग दिया 1 बार, तो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और हमारे अभाज्य गुणनखंड अलग अलग आ गए, अलग अलग आए तो भी आप दिमाग में रखें, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, अलग अलग घात अलग अलग लगा देंगे। ये होगी 2 की घात 2 और ये कितनी होगी? 5 की घात 2। ओके, और जब हम इसको घातांक के जो नियम पढ़ेंगे उस समय अपन जैसे घाते अगर समान है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो हम अभी बाद में, जब मैं आपको घातांक के नियम बताऊंगा उस समय अपन इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो क्यों लिए कर रहे हैं कि अगर मान लो गुणनखंड अलग अलग भी आते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों को ही इस तरह से जिसकी जितनी घात बनेगी हम उसको उतनी बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए यही नियम अगर ऊपर नीचे संख्या लिखी हुई है तो भी, अगर बट्टा में लिखी हुई है तो भी उसी तरह से लागू हो जाएगा। अब अगर समस्या आती है, मान लो कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है? दशमलव में, तो अब उसको हम कैसे करें? जैसे ये संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ? 1.33 और 1। अब इस संख्या को हमें घातांक में बदलना है। क्या करना है? इसे हमें घातांक में बदलना है। तो अब इसको घातांक में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम इस दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा? देखो दशमलव की जगह 1, पीछे कितने अंक है? 3, तो हम यहाँ लगा देंगे 3 0 लगा दिए। अब हमें क्या करना है? वही काम, पहले इसके अभाज्य करेंगे, बाद में इसके अभाज्य। एक बार करके देख लेते हैं। ये 1331। अब ये किससे विभाजित होगा? देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, सीधे 11 से होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1, वापिस 11 से, वापिस 11 से। तो इसकी जगह तो क्या आ गए? 11 गुणा 11 इंटू 11 और 100 की जगह, सॉरी 1000 को हम करेंगे तो क्या होगा? 2 से किया 500, वापस 2 से किया 250, वापस 2 से किया 125, 5 से किया 25, 5 से किया 5 और इस 5 से किया 1। ठीक है, यानी इसकी जो घात बनी है, गुणनखंड जो बने वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5। ये तो 11 की घात 3, ये हो गई 2 की घात 3 और ये हो गई 5 की घात 3। ठीक, यानी दशमलव में अगर संख्या है तो उसको हमें घातांक में बदलने को कहे तो हम इस तरह से बदल सकते हैं। कहीं भी आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी जब अपन अगर अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सामान्य सी जानकारी हुई घातांक की,
तो जो हम किसी भी संख्या जो दी हुई है घात में दी हुई है तो उसको हम किस तरह से उसको हम सामान्य संख्या में बदले, या जो संख्या दी हुई है तो उसको हम किस तरह से घातांक रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ क्या करते हैं, घातांक के कुछ जो नियम हैं उन नियमों की अपन एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो अगले जो वीडियो में अपन उनके प्रश्न करेंगे उस समय अपन को उनकी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आशा करूंगा कि आप उसको साथ ही साथ एक बार नोट भी कर लें। बहुत ही आसान है, आप पढ़ चुके हैं, सारे आपको याद है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कहना बहुत जरूरी, मैं यही मान के चलता हूँ कि अभी हम मैथ्स में कुछ भी नहीं जानते। आप सभी जानते हैं, पूरा जानते होंगे, बहुत ही अच्छे कंपटीशन में आप दे चुके हो, लेकिन मेरे एक आदत है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो यही मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसको अभी कुछ भी नहीं आता है, उसको जीरो से मुझे ही सिखाना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे। चलिए तो अब अपन लेते हैं कुछ घातांक के जो बेसिक नियम है उनके बारे में। सबसे पहला जो नियम है वो है, अगर किसी भी संख्या में अगर आधार समान है, ठीक है, दोनों का आधार मैं ए लिख रहा हूँ, दोनों के आधार कैसे हैं, समान है, और उनके ऊपर अगर अलग अलग घात दी हुई है, 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यानी किसी भी संख्या जो गुणांक के रूप में दी हुई है उनके अगर आधार समान है, आधार सबके एक ही है, और अलग अलग अगर घातें दी हुई है तो ये जो घातें हैं वो आपस में जुड़ती है, उन घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये पहला नियम है। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। ठीक है, अभी ऐसा प्रश्न एक आया था, तो हम इसमें क्या करना है, ये देखिए सभी जगह देखिए इसका आधार एक ही है, सब जगह 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें समान आधार दिखे तो उनकी घातें जो है कब जुड़ेगी, ये भी ध्यान रखना, जब उनके बीच में गुणा का निशान होना चाहिए। कौन सा निशान होना चाहिए, गुणा का। अगर इनके बीच में प्लस का निशान है या माइनस का निशान है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। यानी आधार एक ही होने चाहिए और बीच में निशान कौन सा होना चाहिए, गुणा का। तो इनकी घातें क्या होगी, जुड़ेगी। 5 + 2 + 4, यानी ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 7 और 4 11। बहुत ही आसान है। अगर इसके जगह मान लो माइनस में हो, -2 की घात 3, -2 की घात 4 और -2, अगर इस तरह से लिखा हुआ है। अब इनकी घातों को हम कैसे जोड़ेंगे, कितनी होगी 2 की घात, ये जो है -2 की घात, इन घातों को जोड़े, कितनी है ये 3 + 4, कितनी हो गई -2 की घात 7। सही है क्या, जी नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, इसके ऊपर मैंने कोई घात नहीं लिखी है, नहीं लिखा। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये जो घातें हैं इनको जोड़ के हम इतिश्री कर देते, क्योंकि हम तो नियम तो जानते हैं ना कि भाई ये घातें होती क्या होती है, उनकी जुड़ती है। तो अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, अगर कई बार ऐसी संख्या भी साथ में लिखी हुई आपको मिल सकती है जिसका आधार तो वही है जो आपके आगे दिया हुआ है, लेकिन उसकी घात कुछ भी नहीं दी हुई। कुछ भी से तात्पर्य क्या होता है, यानी घात का मतलब ये होता है कि ये कितनी बार है। ध्यान रखना, अपन ने पहले भी चर्चा किए थे, जैसे -2 की घात 3 का अर्थ क्या है कि -2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर अगर -2, यहाँ पर यह है कितनी बार, एक बार तो लिखा हुआ है कम से कम। तो ध्यान रखें, जो घात किसी की भी एक है वो लिखी नहीं जाती है, परीक्षा में वो नहीं लिखेगा। किसी की भी घात अगर एक होगी तो वो नहीं लिखेगा। ये हमें याद रखना है कि अगर किसी की पावर नहीं दी हुई है और इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी पावर कितनी है, 1, तो हमें जब इनको अपन एक घात में जब इसको बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक घात है ये भी हमें जोड़नी है, ये ध्यान रखो। -2 की घात कितनी बनेगी, 8। ओके, दिमाग में रह जाएगा आसानी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे भी। अब है नंबर 2, अगर आधार समान है और दोनों जो संख्या है वो कैसे दी हुई है, भाग में। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग में। इस तरह से भी हो सकता है या भाग का निशान लिखा हुआ भी हो सकता है। क्योंकि दो संख्या कैसी है, भाग में, यानी गुणा में है तब तो घातें इनकी जुड़ती है, और जब ये भाग में होगी तो इनकी घातें घटाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक एग्जांपल लें, जैसे -7 की घात है 5 और नीचे है -7 की घात है 2। तो क्या करेंगे हम, -7 की घात 5
और ये जो है इसको -2, यानी -7 की घात कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो नियम है, अगर कोई आधार है उसके ऊपर कोई घात दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब उस घात के ऊपर एक घात और दी हुई है। घात के ऊपर घात क्या है, ये यहाँ पर घात के ऊपर घात। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधार तो वही रहेगा, हम घातों का गुणा करेंगे। क्या होगा? घातों का गुणा। कैसे होगा? देखो, जैसे है 5 की घात 3 और इसके ऊपर घात दे दी वापस 2, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 5 की घात 3 गुणा 2, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, ये जो 3 आधारभूत नियम हैं घातांक के, एक तो कौन सा है? गुणा, दूसरा भाग वाला, और तीसरा है घात के ऊपर घात। ये जो 3 जो बेसिक नियम है, इन्हीं नियमों के आधार पर हमें पूरे जो घातांक जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न इनसे अपन के हल होंगे। ठीक है, चलिए अब इससे अपन क्या करते हैं, ये जो तीसरा जो नियम लिखा है, इस नियम को मैं थोड़ा एक बार और स्पष्ट करूं। मुझे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, इसकी जगह अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, 2 की घात 3 और 2, इस तरह से अगर लिखा हुआ मिल जाए, आप इसको क्या समझेंगे? देखिए इधर, अब अगर मैं इसको क्या करूँ, ये क्या घात के ऊपर घात है क्या? अब यहाँ पर ये समस्या आ जाएगी कि ऐसे भी प्रश्न हमको घात वाले प्रश्नों में जरूर मिलेंगे, और चूंकि आपका स्टैंडर्ड तक कहाँ तक उसने माना है, 12वीं तक मान रहा है वो, तो 12वीं तक है, तो आपको इस तरह से प्रश्न जरूर मिलेंगे कि भाई घात के ऊपर इस तरह से दे दिया, क्या करें, अभी घातों का गुणा करें, घात है या नहीं है। तो जब ये ध्यान रखना इस तरह से आए, तो ये घात के ऊपर घात नहीं, इसका अर्थ ये है सबसे ऊपर ये जो दिया, ये है 3 की घात 2, है ना। इसको जब अपन 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 यानी 9, यानी ये हुआ 2 की घात 9। ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो आज हमने क्या किया, ये चर्चा की। उसके बाद में अब घातांक के जो कुछ शॉर्ट में जो छोटे नियम हैं, उन नियमों का भी अपन एक बार यहाँ लिख देता हूं मैं। चलिए, ये जो नियम है, ये क्या नियम तो वैसे 3 ही है। अब अपन जो चर्चा करें वो इन प्रश्नों में जो समस्या आएगी कई बार, तो उनको अपन करने के लिए अपन को जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहला एक तो ये है कि अगर मान लो अपन कई घाते घटाने लगे और हमारी घात माइनस में आ गई, क्योंकि जब भाग में अपन करेंगे तो कई बार ये भी तो हो सकता है, जैसे 7 की घात 5 - 9, तो क्या करना पड़ेगा, 7 की घात होगी -4। अब क्या करें, तो जब घात अगर माइनस में आए, इसको हमें प्लस में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? हम इसको 1 करके लिखेंगे, तो वो अपनी प्लस में बन जाएगी। ओके, दूसरा, अगर मान लो वो नीचे लिखी हुई है माइनस में, तो क्या कर देंगे, इसका रिवर्स, इसको हम ऊपर ले लेंगे, तो वो बन जाएगी प्लस में। ओके, चलिए, तीसरा तरीका, अगर मान लो ऊपर भी लिखी हुई है माइनस में और नीचे भी कोई दूसरा आधार है, उसकी भी घात है माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा, हम जो नीचे इसको तो हम ले आएंगे ऊपर, ये प्लस में बन जाएगी, और ये यहाँ जो माइनस की घात है उसको नीचे लेंगे, तो क्या बन जाएगी, प्लस में। ठीक, यानी ये सारे नियम नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है काफ़ी सारे पुस्तकों में ऐसा लिखा है, ये सारे घातांक के नियम है। ये नियम नहीं, ये केवल हम प्रश्नों को जब हल करेंगे तो उस समय इनकी अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है, चौथा तरीका क्या होगा, अगर मान लो जैसे कोई संख्या दे दी अपॉन में, और उसकी घात अगर माइनस में आ रही है पूरी, तो इसको प्लस कैसे बनेंगे? इसका भी वही तरीका, हम इसके जो d/a इसको उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगी प्लस। ठीक है, चलिए, अगला जो जरूरत पड़ेगी वो हमें ये पड़ेगी, अगर मान लो किसी की घात 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 कैसे हो सकती है, बिल्कुल संभव है। जब हम माइनस करेंगे घातों को, तो कई बार हमारी घात कितनी मिलेगी, हमें 0। तो अगर किसी की घात हमें 0 मिलती है, इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना, जैसे हमें 2 की घात 0 मिली है, तो इसका अर्थ कहीं ये मत करना कि 2 की घात हम 1 कर दें, ये नहीं। इसका अर्थ है पूरा, इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1। छठा, अगर मान लो
कोई दो संख्या दी हुई है और उसके ऊपर कोई एक कॉमन घात है, तो क्या करें, दोनों को अलग अलग हम घात इस तरह से लगा सकते हैं। या इसका रिवर्स, अगर मान लो कहीं अलग अलग घातें दी हुई है, जैसे a की घात m है और नीचे भी b की घात m, दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को हम ऐसे कॉमन करके एक घात लिख सकते हैं। जैसा मैंने एक सवाल में किया था, आपको याद हो, जैसे कहीं a की घात m है या इंटू में भी चलो है अगर, लेकिन अगर दोनों की घातें सेम है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से a और b उसके ब्रैकेट बना के उसको कॉमन एक घात हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे प्रश्नों में आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि एक साथ अपन करेंगे तो बहुत सारा मिक्स मसाला हो जाएगा, तो वो फिर आप ना तो उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं इसको आप एक बार अच्छी तरह से कागज पे भी नोट कर लें, ताकि जो कल अपन जो प्रश्न जो हल करेंगे उस समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा करूंगा मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे जो साथी हैं उनको भी इसका अधिकतम लाभ मिल सके। और बने रहिए हमारे इस चैनल पर, आगे भी जो इसी तरह से सीरीज चलेगी और कक्षा 6, 7, 8 के जो सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, और आशा करूंगा कि सबके बहुत ही अच्छे नंबर आए और आप सभी सफल हो। धन्यवाद।